11 हाथ का तो उनका दुपट्टा था और 35 हाथ की वो धोती पहना करते थे। राजस्थान की कण कण में वीरता की कहानियां भरी पड़ी हुई हैं। ऐसा राज्य था कि जिसकी खौफ चारों तरफ थी, केवल एक नेतृत्व होता तो भारत का इतिहास अलग। चल पैर दबा, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए मुझे बुलाया, जिसे मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। इसके पिता एक छोटी सी रियासत थी, छोटी सी जगह थी, वहां का वो शासक था। और ये मैं चाहे उनकी गलती मानूं, ये इतिहासकार गलती भी मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उनसे बड़ी चूक हुई। चूक का मतलब गलती होता है कि उन्होंने अभी तक ये भी बहुत से इतिहासकार क्लियर नहीं कर पाए ये चीज कि उनकी जो एक आंख थी वो रणभूमि में गई थी। यही गलती पृथ्वीराज चौहान ने की थी मोहम्मद गौरी को छोड़ करके। मैं मुसलमान हूँ और मुसलमानों का इस्लाम के लिए युद्ध कर रहे हैं। अभी इसमें इतिहासकारों के अलग अलग क्या नाम। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। हाल ही में एक कंट्रोवर्सी चल रही है सबसे ज्यादा, जो सभी को मालूम है। ये ऐतिहासिक कंट्रोवर्सी है राणा सांगा के बारे में। तो आज मेरे साथ में एक गेस्ट मौजूद हैं जो आपको ना कि राणा सांगा के बल्कि उनका पूरा इतिहास और उनका जो भी डायनेस्टी है, सिसोदिया डायनेस्टी या जो भी मेवाड़ से जुड़ा हुआ डायनेस्टी है, उसके बारे में बताएंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं शुरुआत करता हूं। और कुछ ऐसे अनसुलझे किस्से भी हैं जो राणा सांगा के बारे में या जो सिसोदिया डायनेस्टी है उसके बारे में लोगों को नहीं पता है, तो हम अनरिवील करेंगे उन कुछ तथ्यों को। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मिलाना चाहूँगा जो हमारे इतिहासकार हैं उनसे। मैं संतोष सिंह राजावत, सिंडोस इटावा। मैं आप लोगों को मेवाड़ राजवंश के विषय में बताना चाहता हूँ, जो कि राजस्थान की धरती पर है वर्तमान समय में। और मेवाड़ राजवंश में या मेवाड़ राज्य में उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ ये जिले, चित्तौड़गढ़ आदि जिले आते हैं। अगर हम बहुत पीछे जाते हैं तो इस मेवाड़ का नाम मेवाड़ कैसे पड़ा, इसके भी कई एक अनसुलझे किस्से हैं। कि जब हमारे देश पर 326 ईसा पूर्व से पूर्व सिकंदर ने आक्रमण किया, तो वो हमारे वर्तमान समय का जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, वहां की कुछ जातियों पर जब उसने आक्रमण किया तो वहां से वो जातियां भाग करके वो इस क्षेत्र में आ गई। मेवाड़ मेर नाम की जनजाति इस क्षेत्र में अधिक रहती थी, तो उसी का अपभ्रंश होते होते ये मेवाड़ हो गया। मेवाड़ में अधिकतर गोहिल वंश का शासन रहा है और गोहिल वंश का शासन बप्पा रावल ने स्थापित किया था। बप्पा रावल की पीढ़ी से लेकर के ये सन 735 ईडी के लगभग शुरू हुआ उनका राज्य, और उन्होंने अरब तक अपना शासन फैलाया। उनका शरीर काफी मजबूत था, काफी उनकी हाइट थी, और करीब 8 फुट 9 फुट की उनकी हाइट थी। कहा जाता है कि वो 11 हाथ का तो उनका दुपट्टा था और 35 हाथ की वो धोती पहना करते थे। जब इतना विशाल कपड़े से वो अपना शरीर ढकते थे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर कितनी ताकत होगी, अपार शक्ति थी। उन्होंने अरबों तक को वहां हराया। और कुछ इतिहासकारों का तो कहना यह भी है कि उन्होंने कई मुस्लिम शहजादियों के साथ में विवाह भी किया। वर्तमान समय में रावलपिंडी नामक शहर जो पाकिस्तान में पड़ता है, जब बप्पा रावल यहां से गए तो आपको एक चीज बताऊं कि पंजाब में पिंड बोलते हैं गांव को। आज भी पंजाबी भाषा में पिंड बोला जाता है गांव को। तो वहां पर बप्पा रावल की फौज रुकी हुई थी, तो रावल का वो पिंड कहा गया, वो धीरे धीरे रावलपिंडी हो गया। वो आज वर्तमान समय में पाकिस्तान का एक बहुत शहर है। यहां पहले राजधानी भी रही रावलपिंडी पाकिस्तान की। अब मैं मेन चीज पे आता हूं कि मेवाड़। तो रावल वंश का पतन
1303 ईस्वी में जब खिलजी ने आक्रमण किया और महारानी पद्मावती ने जौहर किया, रावल रतन सिंह ने साका किया, और साके में दो चीजें हुआ करती थी कि जौहर महिलाएं किया करती थी और केसरिया पुरुष करते थे। तो केसरिया करते हुए वो मातृभूमि के लिए वीरगति को प्राप्त हुए। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा, मुझे मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये केसरिया जो शब्द है इसका क्या अर्थ है? हाँ, केसरिया शब्द का मतलब ये होता है कि पुरुष अपना पूरा शरीर केसरिया वस्त्र धारण करके और केसरिया साफा बांध के सिर पर, और फिर वो युद्ध भूमि के लिए जाते थे, तिलक लगा करके, माँ भवानी को याद करके। कि जो भी इनके मेवाड़ के इष्ट तो एकलिंग जी थे, तो एकलिंग जी का, महादेव जी की पूजा करते थे ये लोग महादेव जी की पूजा करते थे और एकलिंग जी का नारा देकर के जय एकलिंग जी, जय चित्तौड़, और ये अपने शत्रुओं पर टूट पड़ते थे। वो केसरिया इसी को कहा जाता है, केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध भूमि में जाना, हाथ में नंगी तलवार लेकर के, ढाल लेकर के, और शत्रुओं पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ना। पुरुष जितने भी जाते थे वो युद्ध करते हुए रणभूमि में मातृभूमि के लिए अपना बलिदान कर देते थे और वो शहीद हो जाते थे देश के लिए। ये वो मातृभूमि के लिए शहीद होते थे जिसे मेवाड़ कहा जाता है, मरुभूमि। राजस्थान की कण कण में वीरता की कहानियां भरी पड़ी हुई हैं। इसके लिए तो बहुत काफी लंबा समय भी अपन को चाहिए कि हर एक रियासत, कई रियासतें थी, वहां कछवाओं की भी रियासतें थी, राठौरों की भी रियासतें थी, चौहानों की भी रियासतें थी। तो इनके सबके अलग अलग जो है क्षेत्र बटे हुए थे, और लेकिन मेवाड़ उस समय एक बहुत शक्तिशाली राज्य था। ऐसा राज्य था कि जिसकी खौफ चारों तरफ थी। तो हम मुख्य रूप से अब आते हैं आपको सिसोदिया वंश के विषय में बताने के लिए, जिसमें महाराणा चला। रावल की पद्धति तो वहीं समाप्त हो जाती है रावल रतन सिंह से। इसके बाद 1335 ईस्वी में सिसोद गांव के हमीर सिंह ने, सिसोदिया ने चित्तौड़ को फिर आजाद करा लिया और एक नए राजवंश की स्थापना की जिसे महाराणा कहा जाता है। अब वो रावल शब्द खत्म हो गया। अब जो राजवंश, जो सिसोदिया राजवंश आया, वो अब महाराणा के नाम से जाना जाता है पूरे इतिहास में आगे आज तक। तो हमीर सिंह के पुत्र थे जेता और खेता सिंह। हमीर सिंह के पुत्र खेता सिंह, महाराणा खेता सिंह के पुत्र हुए थे महाराणा लाखा सिंह, और महाराणा लाखा सिंह के पुत्र थे मोकल। अभी इन चैप्टरों को हम बाद में आपको बताएं कि लाखा का शासन, महाराणा लाखा के बाद ये मोकल कैसे बने, जबकि उनके सबसे बड़े ज्येष्ठ पुत्र जो थे चुंडा जी थे। उनका जो परिवार आज भी चुंडावत कहलाता है, जिसे मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है, चुंडा जी को। तो मोकल के पुत्र थे महाराणा कुंभा, जिन्होंने कुंभलगढ़ की स्थापना करी, किला बनवाया, और उनके द्वारा 36 किले बनवाए गए थे महाराणा कुंभा के समय में। महाराणा कुंभा से ही शासन शुरू हुआ है सिसोदिया वंश? नहीं, ये महाराणा हमीर सिंह से ही सिसोदिया वंश का शासन शुरू तो बप्पा रावल से ही हो गया था, लेकिन वो वंश बप्पा रावल का जो खिताब था वो खत्म हो जाता है राणा रतन सिंह से, और महाराणा हमीर सिंह से ये महाराणा का खिताब चलना शुरू होता है। लेकिन इतिहास में सबसे ज्यादा जहां से नाम आने शुरू हुए हैं सिसोदिया वंश, वो महाराणा से ही आए हैं। महाराणा कुंभा से ही ज्यादा सुना। हाँ, महाराणा कुंभा से आए हैं। लाखा महाराणा, उनके जो पिता थे मोकल, महाराणा मोकल सिंह, इन्हें लोग बाग बहुत कम जानते हैं। और उनके पिता जो महाराणा लाखा थे, यानी कुंभा जी के दादाजी, महाराणा कुंभा जी के दादाजी, इन्हें भी लोग बाग कम ही जानते हैं। लेकिन पढ़ा होगा लोगों ने कि वो नकली बूंदी का दुर्ग बनवाया गया था। बोले जब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, जब तक मैं बूंदी को
नष्ट नहीं कर दूंगा। तो उस समय एक नकली का बूंदी का दुर्ग बनवाया, फिर उन्होंने उस पर आक्रमण किया। उस पे वहां पर उसी हाड़ौती का बूंदी का एक सेवक वहां सैनिक था वीर सिंह हाड़ा, उसने अपने को बलिदान कर दिया था उसी नकली दुर्ग के लिए, और कहा था कि जब तक एक भी हाड़ा इस यहाँ पर मौजूद है वहां पर कभी भी इस तरीके से मैं अपने दुर्ग पर कब्जा नहीं करने दूंगा किसी को। और वो वीर गति को प्राप्त हुआ। तब महाराणा लाखा की आंखें खुली थी और उन्होंने अपनी गलती को एहसास किया। तो ऐसी कई गलतियां भरी पड़ी है इतिहास में कि बहुत लोग, मतलब ये कहा जा सकता है कि सिसोदिया राजवंश में जो भी बड़े बड़े राजा हुए हैं जिनका इतिहास में नाम अच्छा है, हाँ वो कुछ है कुछ गलतियां बिल्कुल की, सबने गलतियां की हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने गलतियां नहीं की हों, मोकल ने भी गलती की। तो अभी इस वक्त जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है वो चल रही है कि जो राणा सांगा थे उन्होंने किसी विदेशी आक्रांता को बुलाया। नहीं, ये तो नहीं हम कहेंगे कि उन्होंने विदेशी आक्रांता को बुलाया। जो आप पूछना चाहते हो वो मैं बता दूं। आप बाबर के विषय में पूछना चाहते हो। पहली बात तो यह है कि महाराणा सांगा के पिता जो रणमल जी थे उनकी 11 रानियां थी, वो 13 भाई थे। ये सबसे बड़े भाई का इनके का नाम था पृथ्वीराज सिंह। पृथ्वीराज सिंह जिसे उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है, और फिर जयमल या जगमाल, और एक थे राय सिंह। तो चौथे नंबर के ये राणा सांगा थे। तो महाराणा रणमल की सबसे बड़ी कमजोरी ये रही, और ये मैं चाहे उनकी गलती मानूं, ये इतिहासकार गलती भी मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उनसे बड़ी चूक हुई। और चूक का मतलब गलती होता है कि उन्होंने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। तो भाइयों में विवाद शुरू हुआ कि अगला महाराणा कौन बनेगा। तो आज भी हम और आप सभी ज्योतिष में विश्वास करते हैं। ये चारों भाई वहां गए और साथ में उनके चाचा सारंगदेव जी एक ज्योतिषी के पास पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि भाई योग तो महाराणा, इनका नाम संग्राम सिंह था, कि संग्राम सिंह का है। तो पृथ्वीराज सिंह और जयमल क्रोधित हो गए, बोले इसलिए जीवित रहेगा तभी तो बनेगा। तो उन्होंने वहां पर उसको मारने का चेष्टा की, तो इसके आंख में तलवार लगी और ये वहां से भाग गए। भाग करके ये जो पहुंचे बीदा सिंह राठौड़ के सेवा में पहुंच गए। अच्छा, आपने बताया कि जो भाइयों के बीच में युद्ध हुआ था, हाँ, उसमें इनकी आंख में चोट लगी थी। आंख में चोट लगी। जी जी, तो बिल्कुल। ये आंख जो इनकी बताते हैं कि राणा सांगा की एक आंख नहीं थी। हाँ, वो युद्ध ही था, एक तरीके भाइयों से युद्ध हुआ। वो जो एक आंख थी वो उनकी रणभूमि में ना जाते हुए वो जो गद्दी थी, हाँ, उसके गद्दी के संघर्ष के लिए भाइयों के बीच में जो युद्ध हुआ उसमें उनकी वो आंख गई। उनकी आंख गई। इतिहासकार अभी तक ये भी बहुत से इतिहासकारों को क्लियर नहीं कर पाए ये चीज कि उनकी जो एक आंख थी वो रणभूमि में गई थी या आपसी संघर्ष। हाँ, ये चीज नहीं आता है। कुछ लोग अपने हिसाब से इतिहास को लिखते हैं, कुछ लोग अपने हिसाब से इतिहास बताते हैं। और फिर इसके बाद वहां सारंगदेव जी ने, जो इनके चाचा थे, उन्होंने बीच बिचाव कर दिया। बोले यहाँ नहीं, वो एक चारणी है, वो बताती है कि उसके यहाँ चलो, और वो बताएगी। तो वहां भी गए तो उसने भी यही कहा। वहां भी वही समस्या वहां आ गई और वो लड़ाई झगड़ा होने लगा। लेकिन सारंगदेव जी उस बीच बिचाव करते हुए शहीद हो गए। वो इतने में इनको मौका मिल गया और ये यहाँ से भाग गए अजमेर। मतलब जो हाँ, राणा सांगा जी अजमेर भाग करके राणा सांगा के भाइयों के साथ में जो इनका गद्दी के लिए संघर्ष हुआ, उसमें इनके ही परिवार के चाचा हाँ, वीरगति को प्राप्त हुए और ये वहां से भाग करके अजमेर आ गए। अजमेर में ये करमचंद पवार जो वहां के दीवान थे, ठिकानेदार थे, उनके यहाँ ये सेवा देने लगे। और यहीं से इनका फिर इनके बड़े भाई जो पृथ्वीराज सिंह थे उनको भी जहर दे करके इनके ही बहनोई ने मार दिया, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली थे। वो कुछ आपस में उनका झगड़ा हो जाता था पति पत्नी में। तो ये वहां गए, बोले कि बूंदी, बोले हमारी बहन को सही तरीके से रखना। अरे बोले आप कैसी बात करते हो। लेकिन जब वो वहां से चले तो उनको खाने के लिए लड्डू दे दिए जहर के। वो रास्ते में उन्होंने खाए और वो वहीं वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद इनके वो भाई जगमाल थे, वो भी
तो उनको भी लोगों ने पसंद नहीं किया, उन्हें भी नहीं बनाया। तो फिर बाद में इनके पिता महाराणा रड़मल जी ने कहा कि इन्हें जो उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 1509 में इनके पिता महाराणा रड़मल की मृत्यु हुई और 1509 में ये महाराणा सांगा संग्राम सिंह जी जो है मेवाड़ के महाराणा बने। इन्होंने युद्ध बहुत लड़े। इन्होंने ईडर को जो गुजरात में अपने अधीन किया, मांडू को अपने अधीन किया, मालवा। मांडू ये किस जगह? ये मध्य प्रदेश में मालवा में पड़ता है। मालवा में मांडू की जो हाँ, मांडू राजधानी थी उसमें, आज भी मांडू है, राजधानी थी उसमें मालवा की। वहां पर उसमें मुसलमानों का राज्य था, मुसलमानों की अधिकार था वहां पर। वो गुजरात में उधर इनका मुसलमानों का ही राज्य था, लेकिन ईडर राजपूतों के अंडर में था। तो मांडू में जो मुसलमान थे वो किस समय से थे वहाँ? खिलजी के टाइम से ही थे वो। हाँ, खिलजी के टाइम से थे। तुगलक वंश, खिलजी वंश, ये उन्हीं के टाइम से थे उसमें। और गुजरात में दिल्ली सल्तनत, हाँ दिल्ली सल्तनत के टाइम से ही वहां थे ये लोग। और कुछ तो मुसलमान मोहम्मद गोरी के टाइम के थे उधर। जब मोहम्मद गोरी ने सन 1192 में तराइन के मैदान पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, तो वो अपने कुछ लोगों को यहाँ छोड़ गया था। वो अलग चैप्टर है। तो महाराणा सांगा के विषय में जो आजकल लोग बात बताते कि बाबर ने अपने बाबरनामे में लिखा है, भाई हमें एक चीज समझ में नहीं आ रही। बाबर उस समय था क्या? बाबर न तो कहीं का बादशाह था और न कहीं का राजकुमार था, ये लुटेरा था। इसका जन्म जो है फरगान में हुआ था। इसके पिता एक छोटी सी रियासत थी, छोटी सी जगह थी, वहां का वो शासक था। ऐसा बोल सकते हैं जैसे लुटेरों का जो झुंड हो उसका जो सरदार, उसका वो सरदार हो, ऐसा क्या? तो ये समरकंद उसके पास में था। वो कभी समरकंद जीतता तो फरगान उसके हाथ से निकल जाता, जो आजकल तुर्की में है। तुर्किस्तान का ये रहने वाला था। इसीलिए अपने देश में कहते तुर्क आ गए, तुर्क आ गए। तुर्क कौन थे? ये मुसलमान ही थे। और पहले अपन लोग इनको मलिच्छ बोला करते थे। क्यों? ये लोग मांसाहार करते थे। अपने देश में मांसाहार नहीं था। अपन सनातनी हिंदू धर्म को मानने वाले, तो हिंदू धर्म में तो मांस को खाते नहीं थे। बहुत से लोग नहीं खाते। अब खाने को तो सभी खाते हैं, लेकिन पहले इस चीज को बहुत कहते थे। जो भी मांस खाता भी था हिंदुओं में, अरे ये मलिच्छ है, ये मलिच्छ के काम कर रहा है, ऐसी बातें हुआ करती थी। तो ये उसने सिर्फ एक बहाने के लिए लिखा है कि अब हम राणा सांगा से युद्ध कैसे करें। और जो वो ये कह रहा है कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए मुझे बुलाया, ये बहुत गलत है। उसका गलत ये है, आप लोग खुद इसको निर्णय करें। 1517 में उसे खतौली में उसे पराजित किया, इब्राहिम लोदी को, राणा सांगा ने। उसी के एक साल बाद 1518 में और उसके पुत्र को बंदी बना लिया। 6 महीने तक अपने यहाँ रखा, और जब चाहे तब थप्पड़ मारता था, चल पैर दबा। वो बहुत सा धन लेकर के उसको छोड़ा। ये राणा सांगा की मैं गलती मान, मेरे विचार से उसको छोड़ना नहीं चाहिए। फिर उसे बाड़ी के युद्ध में हराया 1518 में। ये धौलपुर के पास में बाड़ी पड़ती है, यहाँ पर युद्ध हुआ। यहाँ भी राणा उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। ये बात उसको बुरी लगी। वो इसीलिए उसने बयाना पर आक्रमण कर दिया। वो बयाना का किला महाराणा सांगा से छीना। महाराणा सांगा को जब पता लगा तो उन्होंने तुरंत ही जाकर के फरवरी के महीने में ही 1527 में बयाना पे आक्रमण कर दिया और उस किले को छीन दिया। मार मार के भगाया। इनके जितने भी वहां पर किलेदार वगैरह थे, सेनापति दिए गए, सब भगे चले आए वहां से, बयाना से भाग गए सब। दिल्ली भागे, आगरा भागे। तब उन्होंने तैयारी करके बाबर ने खानवा के मैदान में 1 महीने बाद ही 1527 में युद्ध शुरू किया। खानवा का युद्ध हुआ। खानवा के युद्ध की स्थिति यह थी कि उसमें बहुत से भारत के हिंदू शासक और मुस्लिम शासक, अफगान लोगों ने भी इनका साथ दिया महाराणा सांगा का। लेकिन मेरे विचार से ये सभी लोग अपने लिए लड़ रहे थे, देश के लिए नहीं लड़ रहे थे। क्योंकि एक झंडे के महाराणा सांगा, जैसे जयपुर रियासत के कछवा शासक गए वहां युद्ध करने के लिए, जो उनके पास 5000 6000 के सैनिक थे, वो अगर शहीद हुए तो वो सेना फिर वहां से वापस आ गई। क्या मेरा राजा मारा गया, अब मैं क्या लड़के करूंगा। एक अगर नेतृत्व होता, केवल एक नेतृत्व होता, तो भारत का इतिहास अलग होता। तो राणा सांगा ने जो लड़ाइयां की हैं, जितने भी युद्ध राणा सांगा ने किए हैं, हाँ बहुत तो, उन्होंने करीब 100 के लगभग उन्होंने युद्ध किए, छोटे बड़े सभी मिलाकर। तो ये सारी जो
बाकी की जो रियासतें थी, बाकी के जो राजवंश थे, उनको इकट्ठा नहीं कर पाई है। नहीं, इकट्ठा तो किया इन्होंने। अब कुछ लोग तो मजबूरी में आए, कुछ लोग तो मजबूरी में आए कि अगर हम राणा सांगा के साथ नहीं जाएंगे तो ये बाद में हमें मारेंगे, ये भी तो भय था। आपने जो पढ़ा है उसके हिसाब से कैसे शासक थे महाराणा सांगा? ये किस तरीके के शासक थे? इन्हें किस तरीके का शासक बताया जा सकता है? ये शासन तो इनका बहुत अच्छा था, जनता इनको चाहती थी। अब वो ये है कि उस समय की जनता इनको डरकर चाहती थी या इनके अच्छे व्यवहार से। क्यों? राजा के दो रूप होते हैं। बात, जो भी राजा होता है उसके अपने जनता के साथ व्यवहार कुछ और होता है, शत्रु के साथ व्यवहार कुछ और। तो शासन तो अच्छा था, पानी का अच्छा साधन था इनके पास, अन्न खूब पैदा होता था, ये सारी बातें इनके पास अच्छी थी। लेकिन इन्होंने कई एक गलतियां ऐसी की जो हमें समझ में आता है। जैसे मांडू के शासक को आक्रमण किया, बंदी बना लिया, फिर उसे छोड़ दिया। और जबकि यही गलती पृथ्वीराज चौहान ने की थी मोहम्मद गौरी को छोड़ करके। उसको अगर नहीं छोड़ते तो वो उसी समय मारा जाता और देश में इतने राजवंश नहीं आते, हिंदुओं का धर्म होता। और जितने आज मोहम्मदन से बने हुए हैं, अगर इनका इतिहास आप उठा करके देखोगे, अगर इनका डीएनए टेस्ट कराया जाए तो मैं समझता हूं कि ये सभी हिंदू निकलेंगे। अभी मेरठ के साथ सहारनपुर की तरफ जितने भी राजपूत हैं वो बोलते हैं हम राजपूत थे और हम मुसलमान बने हुए हैं। अभी मैंने अयोध्या के विषय में पढ़ा, वहां के पास में भी एक गांव है, वहां भी वो राजपूत हैं, मुसलमान बने हुए उनके पूर्वज। 6-7 पीढ़ी हो गई उनको, और वो घर वापसी के लिए भी बोल रहे हैं कि हम घर वापसी भी करेंगे। तो जो बयान अभी दिया गया है उत्तर प्रदेश में कि महाराणा सांगा ने बाबर को बुलाया था, वो मतलब पूरी तरह से गलत बयान है। इतिहास में ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। केवल बाबरनामे में लिखा है, बाबर ने एक जगह है। अब ये आप बताइए कि बाबरनामा किसने लिखा है? बाबर ने। बाबर ने किसमें लिखा है? तुर्की भाषा में, फारसी में लिखा है। फारसी किसी को यहाँ पढ़नी आती है? नहीं आती है। जिन लोगों ने वो ट्रांसलेशन भी किया, क्या उनको फारसी आती थी? वो भी कहीं ना कहीं गलत में है, गलती में कहीं ना कहीं है। और फिर इब्राहिम लोदी के लिए तो बाबर को बुला ही नहीं सकते थे महाराणा सांगा। भाई जिन्होंने 2 बार उसे हरा दिया, तीसरी बार आक्रमण करता तो नहीं उसको हरा पाते क्या? बाबर भी ऐसे नहीं जीत गया था खानवा का मैदान। उस समय बाबर के पास में तोपखाना था। हिंदुस्तान में तोपखाने का उसने पहली बार प्रयोग किया था पानीपत की लड़ाई में। उससे पहले बारूद को जानते ही नहीं थे हिंदुस्तान के शासक। वो रण तुगलमा पद्धति लेकर के आया था। इसकी सेना ने हिंदुओं की सेना को देख करके, महाराणा की सेना को देख करके हथियार डाल दिए थे। बोले मैं लड़ रहा हूँ, नहीं वो तो मार लेंगे। तो बोला इसने धर्म के नाम पर इसने युद्ध किया, जिहाद का हम युद्ध कर रहे हैं। बोले कि मैं मुसलमान हूं और मुसलमानों का इस्लाम के लिए युद्ध कर रहे हैं। बोले इस्लाम में तो कहीं लिखा नहीं है कि शराब पियो, तुम तो शराब पी रहे हो। वो हाथ में प्याला लिए हुए थे। बोले लो आज से ही मैंने शराब छोड़ दी, और उसने पूरी शराब फैलवा दी। और जो सोने चांदी के बर्तन थे शराब के, सुराइयां वगैरह, उनको तोड़ करके सैनिकों में बंटवा दी। बोले आज से हम कुछ नहीं, अब तो केवल जिहाद, मरे या जिएंगे इसी के लिए। तब ये जीत पाया था। और तोपों के सामने हमारी सेना में हाथी थे, उनके पास घोड़सवार थे, उनके पास हाथी तो थे नहीं। हाथी गोलों से भयभीत हो गए और वो खुद इधर उधर होने लगे, अपनी ही सेना को रोकने लगे, तो इसलिए हार गए। लेकिन एक चीज याद रखना, महाराणा सांगा को जीवित बचाने में वहां से अज्जा झाला जी थे, जिन्होंने महाराणा सांगा का मुकुट धारण किया था और उन्हें युद्ध भूमि से निकाला था। इन्हें बयाना लाए, बयाना किले में आ गए ये। यहाँ से फिर इन्हें चित्तौड़गढ़ बाद में भेजा गया। और ये बात सही है कि उनके शरीर में 80 घाव थे। इनका एक हाथ युद्ध में जाता रहा। भाइयों से संघर्ष में, सत्ता के संघर्ष में एक आंख इनकी चली गई, और पैर में भी एक पैर भी इनका घायल था बहुत। तो एक हाथ, एक पैर, एक आंख नहीं थी इनकी। इन्हें कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि खंडित सेनापति, मतलब जिसके अंग खंडित हो गए हों वो सेनापति बोला है, भग्नावशेष। तो ये कहा जा सकता है मतलब कि राणा सांगा ने अपने जो भी जितने दिन भी शासन किया उसमें उन्होंने गलतियां की हैं। हाँ, गलतियां की। क्या यही उनके शासन का पतन था या पतन? नहीं, उनके शासन का पतन नहीं हुआ, वो उनका पतन हुआ, खुद का पतन हुआ। उनके खुद का पतन का यही कारण था जो उन्होंने गलतियां। मेरे विचार से यही है कि परिवार को वो साथ में लेकर के नहीं चल पाए शुरू से ही। तो उन्हीं के परिवार में उनके शत्रु बहुत थे, उन्होंने उनको जहर दे दिया।
तो राणा सांगा की मौत जहर देकर हुई जहर देकर के। और ये उनके महल के अंदर हुआ ये उनके महल के अंदर हुआ। और ये किसने दिया था जहर? अब इसमें इतिहासकारों के अलग अलग क्या नाम जो है विचार हैं। कोई कहता उनकी पत्नी महारानी कर्मवती ने दिया, कोई कहता उनके जो सामंत वगैरह थे वो युद्ध के लिए ज्यादा प्रेरित करते थे, बोले और उस समय स्थिति नहीं थी कि इन्हीं को खत्म कर दो तो कम से कम युद्ध तो नहीं करने पड़ेंगे, अभी स्थिति मजबूत हो जाएगी। तो ये युद्ध करते रहते थे? हाँ, ये इनका युद्ध के लिए प्रस्थान बना ही रहता था। नहीं ठीक हो गए, नहीं चलो अब फलानी जगह युद्ध करना है, वो उसको देखना है, वहां व्यवस्था हो रही, वहां आप व्यवस्था का मतलब क्या था कि वहां युद्ध करना है और वहां अपना शासन सत्ता स्थापित करनी है, ये था। और एक इनके जो भाई थे पृथ्वीराज सिंह, जो आपको मैंने बताया कि उनके बहनोई ने ही उन्हें जहर के लड्डू देकर के मार दिया था, उनका लड़का था दासी पुत्र बनवीर। बनवीर उस समय ही, और इनके एक भाई रतन सिंह थे, वो शहीद हो गए थे युद्ध में। फिर इनके पुत्र विक्रम सिंह को बनाया गया। विक्रम सिंह ज्यादा चतुर और चालाक नहीं थे तो उनकी हत्या कर दी। फिर इनका एक छोटा पुत्र था उदय सिंह। उदय सिंह को मारने के लिए बनवीर जब गया है, वो महारानी करमवती ने जौहर कर लिया था। तो महाराणा सांगा के लिए मतलब ये कहा जा सकता है कि जो कंट्रोवर्सी चल रही है, हाँ, वो गद्दार नहीं, गलत है। नहीं, वो गलत, बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। वो गद्दार थे, वो देश प्रेमी थे और देश में सत्ता स्थापित करने के लिए मलेच्छों का संघर्ष, मलेच्छों का हत्या करनी पड़ती है। इतना जरूर कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने शासनकाल में गलतियां की थी, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना भी, उन्हें अपनी जान देकर के भुगतना पड़ा। लेकिन जो कंट्रोवर्सी है वो बिल्कुल गलत है असल। ये लोग पढ़ते नहीं है, तो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, अपने वोटों की राजनीति कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है इन लोगों का। तो आज आपने हमें इतनी जानकारी दी, तो इस जानकारी को हम साझा करेंगे अपने दर्शकों के साथ में, और उम्मीद करते हैं कि अगला जो भी हम एपिसोड बनाएंगे तो उसमें हम सिसोदिया वंश को ही आगे लेके चलेंगे। सिसोदिया वंश के कई सूरवीर ऐसे हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं दबे हुए हैं, जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है। नहीं मालूम। महाराणा प्रताप जी को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन सिसोदिया वंश महाराणा प्रताप जी तक ही सीमित नहीं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस एपिसोड को हम यहीं खत्म करते हैं और आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलके एक नए इतिहास विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत आपको। राम राम साहब।